हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं जो भारत के संविधान से संबंधित है। और ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा था जीएस पेपर 2 में। और जो क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। ये लाइन उन्होंने दिया। तो देखने वाली बात यह है कि आपको इस लाइन को प्रूफ करना है। जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो जैसे बीए और एमए के एग्जामिनेशन में हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते थे और पक्ष और विपक्ष दोनों की बात बताते थे और उसके बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को आपको सिद्ध करना है। तो ये ध्यान रखिए। तो पहले, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। मतलब भारत के जो संसद है उसको संविधान संशोधन करने का सीमित अधिकार है और यह अपने अधिकार को निरंकुश पावर माने शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो कहता है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending powers। तो क्या भारत का संविधान, क्या भारत का संसद भारत के संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित या खत्म कर सकता है? ये इसका इंपॉर्टेंट अनुवाद होगा। तो अब चलते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं वो कहां पर लिखी गई हैं? आर्टिकल 368 में, 368 में लिखी गई है। तो यहां पर उसके लिए विधान बताए गए हैं कि संविधान के संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया होगी और संविधान में बदलाव के लिए या उसमें परिवर्तन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है और वो प्रक्रिया संसद ने रूल ऑफ बिजनेस के माध्यम से उसको तय किया हुआ है। तो उस हिसाब से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है अगर कोई मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है और परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं और संसद सदस्यों को या जनमानस को ये लगता है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि एक डेडलॉक निर्मित हो गया है, तो उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो वस्तुतः हमने अमेरिका के संविधान से बोरो किया है, मतलब वहाँ से अडॉप्ट किया है। लेकिन हमने अपने हिसाब से हमारे जो देश की जो मौलिक जो स्थिति है, जो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक संरचना है, वो अमेरिका के सामाजिक संरचना से काफ़ी भिन्न है। आप जानते हैं कि अमेरिका में पिछले 200 साल से प्रजातंत्र की व्यवस्था कायम है। तो उसमें चूंकि हमारा देश 200 वर्षों के गुलामी के बाद में आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स समय और परिस्थिति के हिसाब से उत्पन्न होते रहे हैं और इसी कारण से अभी तक भारत के संविधान में 104 बार संशोधन किए जा चुके हैं। और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जो जहाँ तक परमानेंस की बात है या स्थायित्व की बात है, तो कोई भी चीज़ अस्थायी तो नहीं होता है,
उसमें समय और परिस्थिति के साथ में बदलाव करना जरूरी होता है। तो चूंकि भारत ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, तो इसीलिए उसमें समय समय पर संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो हमने आज़ादी तो 1947 में प्राप्त कर लिया था, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक आज़ादी, सोशल और इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए ये बेहद जरूरी था कि समय और परिस्थिति के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज़ादी के तुरंत बाद माना 1950-51 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया था, वहीं से संविधान की संशोधन की शुरुआत होती है। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 3 प्रकार के संविधान के संशोधन के तरीका बताए गए हैं। तो पहला जो अमेंडमेंट का जो प्रक्रिया है उसको आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 क्या है? जिसमें कि संविधान के संशोधन की शर्तें लिखी गई हैं। तो अब पहला जो अमेंडमेंट, पहले प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो सामान्य मैंने सिंपल मेजॉरिटी से उसको संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो बिल भारत सरकार के द्वारा जो पास कराए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास कराए जाते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ भी जो संवैधानिक जो संशोधन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है जो आप हमेशा ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन के मामले में किसी प्रकार के ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के, जो बहुत सारे मामले में हमने पहले के वीडियो में बताए हैं कि जहां पर राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक निर्मित हो जाता है वहां पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। और जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो चूंकि लोकसभा के सदस्य की संख्या राज्यसभा के सदस्य की संख्या से दो गुने से ज़्यादा है, तो इसीलिए लोकसभा का जो ओपिनियन है, जो उनके मेंबर का जो विचार है वही प्रिवेल करेगा। लेकिन जब संविधान का संशोधन होगा तो उसमें किसी प्रकार के ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, अर्थात दोनों सदनों से उस बिल को अमेंडमेंट बिल को पास कराना होगा। एक तो ये हम शुरू में बता देना चाहते हैं। दूसरा कि हमारे देश के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसमें किसी प्रकार से राज्यों की कोई भागीदारी नहीं दी गई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अभी हम बाद में बताएंगे। तो जैसे कि अमेरिका में है कि वहाँ पर राज्य भी अमेंडमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था। और वहाँ की जो कांग्रेस है, जो हमारे यहाँ का पार्लियामेंट है, वहाँ कांग्रेस है जिसमें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होता है। तो वहाँ के कांग्रेस भी अमेंडमेंट प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और वहाँ की जो 50 स्टेट है वो भी अमेंडमेंट प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक हाउस से शुरू की जा सकती है। तो ये हमने तो बेसिक फंडा आपको बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल मेजॉरिटी से बहुत सारे संविधान के धाराओं को बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, तो उससे संबंधित जो कानून है और उसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जो आर्टिकल 169 जिसमें कि एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप जानते हैं कि हमारे देश में 6 राज्यों में स्टेट काउंसिल की व्यवस्था है और जम्मू कश्मीर में भी था, अभी वो यूनियन टेरिटरी हो गया तो उसके लगा करके 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे देश में
अभी कार्यरत था, तो उसमें से उसको एबोलिशन करने का, मतलब खत्म करने का या क्रिएट करने का, जैसे कि आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई थी 1957 के समय में, तो ये भी जो अधिकार है उसको अगर उस राज्य का जो स्टेट असेंबली है इस तरह का एक कोई प्रस्ताव पास करता है तो पार्लियामेंट उसको उस राज्य के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है, एबोलिश कर सकती है। और इसके अलावा जो आपको हमने पूर्व के वीडियो में 5th शेड्यूल के बारे में बताया था और इसके बारे में हम अलग से व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, अलग से एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। और 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करने का व्यवस्था है, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताए हुए हैं। और 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए उसके लिए व्यवस्था की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप जानते हैं कि कौन कौन सा स्टेट आता है जो ट्राइबल बहुल इलाके आते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, ये सारे जो राज्य उस परिधि में आते हैं, तो उसके लिए 6th शेड्यूल का प्रावधान है, जिसके तहत में ट्राइबल काउंसिल की स्थापना की गई है। और इसमें विशेष रूप से गवर्नर को आर्टिकल 164 के तहत में विशेष पावर दिए गए हैं, 164 और 163 के तहत में। तो ये सारे जो अधिकार हैं, खास करके जो सिटीजन नागरिकता का जो कानून है, जो आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, इसमें भी अगर कोई संशोधन करने की जरूरत है तो वो भी सामान्य बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग सामान्य बहुमत से पास किया जा सकता है, संशोधन लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो एक सिंपल प्रक्रिया हुआ। दूसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जटिल है, और वो क्या है कि अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब आप लोग जानते होंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब होता है जो पार्लियामेंट ने अपने हाउस ऑफ बिजनेस में निर्धारित किया है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी राज्यसभा का जो टोटल सदस्य संख्या है वो 250 है, तो हो सकता है कि उस समय में बहुत सारे पद वैकेंट हों, मतलब उस समय में 15-20 वैकेंट हों, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला जो बिंदु है कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो किसी आइदर ऑफ द हाउस, वो उसका बहुमत होना चाहिए, नंबर 1। मतलब अगर 250 सदस्य संख्या राज्यसभा का है तो 126 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। ये तो नंबर 1 क्राइटेरिया है। और दूसरा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस समय में जब ये संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही है तो उस समय में जितने भी सदस्य राज्यसभा में बैठे हैं तो उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ एमपीज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो प्रस्ताव पारित होगा। और इसी तरह से लोकसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जब ये दोनों जगह से पास होने के बाद में, माने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में, अगर दोनों सदनों से कोई बिल, अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जाएगा और आफ्टर असेंटिंग दैट बिल, माने प्रेसिडेंट के द्वारा उस बिल पर स्वीकृत करने के बाद में वो कानून अमेंडेड माना जाएगा, संशोधित माना जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि जो इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी कहां कहां लगाया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट में 97 आइटम हैं, उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या कंकरेंट लिस्ट आप जानते हैं, तो उससे जो संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, और इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तीसरी प्रकार की जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो है कि
दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, मतलब किसी सदन के सदस्यों के, किसी सदन के टोटल सदस्य संख्या के सिंपल मेजॉरिटी, मतलब जैसे मैंने आपको राज्यसभा का एग्जाम्पल दिया, अब लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो टोटल जो उसकी सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, 550। तो 550 और अभी 104 जो संविधान संशोधन विधेयक हुआ था उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य थे उनको उनका जो प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा का जो टोटल सदस्य संख्या है वो 550 है। तो इसका आधा कितना होगा, 250 और प्लस 25 माने 275। अब 275 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 276। तो बहुमत के लिए 276 चाहिए, माने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब प्लस अगर मान लीजिए कि उस तारीख को लोकसभा में 300 सदस्य बैठे हुए हैं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत, मतलब 200 मेंबर्स। तो लेकिन वो पहला जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 276। तो 276 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो अगर 300 सदस्य बैठे हुए हैं और 200 सदस्यों ने पास कर दिया उस अमेंडमेंट बिल को, तो पर भी वो बिल पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना है, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, वो है 550। तो उसका जो बहुमत होता है वो कितना होता है, 276। अब 276 से ऊपर ही होना चाहिए। अब यहां क्या हो रहा है, 300 सदस्य बैठे हुए हैं, तो अब 200 सदस्यों ने तो पास कर दिया, लेकिन उसको होना कितना चाहिए, क्योंकि दोनों का टैली होना चाहिए, वो 276 मेंबर से कम नहीं होगा। तो इसीलिए सारी पार्टियां, जब ये संविधान संशोधन विधेयक होता है तो सारी पार्टियां व्हिप जारी करती है। और आपको दोस्तों मालूम है कि व्हिप में क्या होता है, व्हिप में जो हर पार्टी ने अपने किसी एक सदस्य को सचेतक बनाया है और ये सचेतक व्हिप जारी करता है। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि उसके पार्टी के सदस्यों को उस समय में लोकसभा में या राज्यसभा जहां का वो सदस्य है वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर वो युक्ति कारण अनुपस्थिति के बारे में नहीं बताता है तो उसकी सदस्य संख्या खत्म हो सकती है। और इसी तरह से एंटी डिफेक्शन बिल में आपने जानते होंगे कि पार्टी का जो लाइन है उस लाइन पर उनको वोटिंग करना होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, उस समय मैंने पहले की वीडियो में बताया था, वहां पर व्हिप का प्रोविजन लागू नहीं होता है। कोई भी पार्टी का सदस्य कहीं भी वोट डाल सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में जो सदस्य, जो पार्टी के जो सदस्य हैं, एमपी हैं, उनको अपने पार्टी के निर्देश के हिसाब से काम करना होता है। चलिए, तो अगर ऐसा एक तीसरे प्रकार का अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है कि जिसमें ऐसा अमेंडमेंट किसी कानून का जिससे कि राज्य के अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं, तो वहां पर एक तीसरी प्रक्रिया अपनाई गई है। और वो प्रक्रिया क्या है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये पास होने के बाद में, जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं, यहां पर यूनियन टेरिटरी का कोई महत्व नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 29 राज्य, जम्मू कश्मीर चूंकि अभी राज्य का दर्जा खो दिया है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो अगर मान लीजिए 29 राज्य हैं तो उसमें आधे से ज्यादा माने 15 राज्य के स्टेट असेंबली के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना अनिवार्य है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 54 है, अब 54 में और 55 में क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्य और उनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और इसी तरह से शेड्यूल 4 में आपने देखा होगा, शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यसभा में प्रत्येक
राज्यों के लिए प्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है। अगर वहां पर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, यही प्रक्रिया अपनाना होगा। स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउस एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द या हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और जहां पर ऐसी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस के समय में उनके राज्यों में भी बहुमत हुआ करते थे, बहुत सारे राज्यों में, और केंद्र में उनके बहुमत हुआ करते थे, तो वहां पर अमेंडमेंट करना बड़ा आसान काम था। लेकिन अब जब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि केंद्र में किसी पार्टी की सरकार हो और 15 राज्य में उसका बहुमत नहीं हो, तो उसको दूसरे पार्टी जो वहां पर सत्ता में है उसका समर्थन लेना होगा, अदरवाइज वो कानून पास नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो है ना अमेंडमेंट का प्रोसीजर आपको बता दिया। अब चलते हैं कि जो मेन जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम व्याख्या करने जा रहे हैं, और वो क्या है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। माने भारत के संसद का जो संशोधन का जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है, मैंने सीमित है, और यह अपने इस अधिकार को निरंकुश शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो हम शुरू करेंगे कि जैसे हमने शुरू का जो अभी इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, उतना आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, और इस संशोधन के तहत में पार्लियामेंट को विशेष रूप से अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संशोधन प्रक्रिया को इनिशिएट करे या शुरुआत करे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे कि अमेंडमेंट के जो पार्लियामेंट के जो पावर हैं क्या वो अनलिमिटेड हैं या लिमिटेड हैं, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो हम इसके फेवर में बात करेंगे। फेवर में क्या है कि हालांकि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का पावर दिया गया है, संशोधन का पावर दिया गया है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। वो अनलिमिटेड क्यों नहीं है, इसकी शुरुआत 1967 के गोलोकनाथ केस से होती है। अब गोलोकनाथ केस, जो गोलोकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच एब्रिजेज और टेक्स अवे द राइट कन्फर्ड बाय द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आर्टिकल 13 में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें 4-5 क्लॉज है, और 4-5 क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि जो 13 के बाद 13 कहां पर है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की शुरुआत कहां से होती है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से शुरुआत होती है और वो आर्टिकल 35 तक जाता है। ये पार्ट 3 का भाग है। इसके बारे में हमने विशद रूप से वीडियो 3 वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, आप उससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि गोलोकनाथ केस में, गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच एब्रिजेज और टेक्स अवे द राइट कन्फर्ड बाय द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार से कम करने का अधिकार या उसको छीनने का अधिकार नहीं है। मतलब वो आर्टिकल 368 के तहत में किसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकता है, और मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों को मिला हुआ है उसको वो कम नहीं कर सकता। एवरेज मतलब कम नहीं कर सकता है, और टेक अवे मैंने छीन नहीं सकता है। ये उनका बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने निर्धारित किया। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार 24th अमेंडमेंट लेकर के आई और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को इनहेरेंट पावर है और वो नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने और इसको विस्तार कर दिया। जैसे आर्टिकल 13 में तो ये लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में लिखे गए, जो दिए गए हैं, उसको कम नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है। और उसमें
4-5 पॉइंट और हैं कि अगर भारत के संविधान की जो शुरुआत हुई 1950 में, उसके पहले जो भी कानून चल रहे थे, अगर इस पार्ट 3 में जो कानून अब लिखे गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर उनसे उनका किसी प्रकार का कंट्रावेंशन होता है या विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन, माने विरोधाभास के स्थिति में वहां तक वो कानून में पूर्ववर्ती कानून समाप्त माना जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स was established by the Constitution of India। अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1971 में 24वें अमेंडमेंट लेकर आई और उसने कहा कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने पार्लियामेंट ने असर्ट किया कि उन्हें इनहेरेंट पावर है और वो संविधान के किसी भी उपबंध को, किसी भी धारा को वो परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल लेके आया। उन्होंने इसमें जजमेंट दिया, 13 जजों के बेंच ने जजमेंट दिया और ये एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में। और इसके अतिरिक्त साउथ ईस्ट एशिया के विभिन्न देशों में, जो इसके बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं, आप उसको देखिए, विभिन्न देशों में इस फॉर्मूला को अपनाया गया है। तो केशवानंद के भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, पार्लियामेंट कैन डू, मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को इनहेरेंट पावर है, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट अल्टर और चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मूलभूत जो ढांचा है संविधान का, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट का, नया जूरिस्प्रूडेंस में आविष्कार है, ये पहले इस वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूलभूत ढांचा क्या है। उन्होंने ये कहा कि इसका समय समय पर हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। जब कोई केस आएगा तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन, माने समय समय पर उसके आलोक में हम उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने इसको परिभाषित नहीं किया कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में अनलिमिटेड पावर इजाद कर लिया है, असीमित अधिकार। अब बहुत सारे लोग बहुत बारी अलग अलग बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत के संविधान में का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, मतलब समाजवाद, या रिपब्लिक, गणतंत्र, या सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने इसको कैटेगराइज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन कौन सा जो आर्टिकल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो वो एक अनडिफाइंड मामला, और इसी से सुप्रीम कोर्ट के पास में अनलिमिटेड पावर हो गए हैं। और अब की स्थिति यह है कि अगर कोई कानून संविधान के द्वारा या कोई संशोधन विधेयक लाया जाता है या कानून बनाया जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को यह लगेगा कि ये जो कानून है वो संवैधानिक उपबंधों से मेल नहीं खाता है, तो विद द रीजन उस कानून को वो नल एंड वॉइड या खत्म कर सकता है। तो इसके बाद में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1976 में, जब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था, तो 42वें संशोधन के द्वारा उन्होंने पुनः संशोधन किया। और वो क्या कहा, देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। माने उन्होंने जो 24वें संविधान संशोधन में जो चीज
उपबंधित किया था, उसी को उन्होंने फिर स्ट्रेस किया। क्यों किया? कि 1973 में जो केशवानंद भारती का जो मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसी के आलोक में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 42वें संशोधन के द्वारा कहा कि पार्लियामेंट को इनहेरेंट पावर है संविधान संशोधन करने का, और वो किसी भी उपबंध को संशोधित कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों के बीच में 1967 से लगातार टसल बढ़ते जा रहे थे। अब जब 42वां संशोधन के बाद में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम किसी भी उपबंध को संशोधित कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, मतलब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेशन किया था 1973 में, उसको मानने से साफ इनकार कर दिया। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट 1980 में, और आप जानते होंगे कि 1980 के पहले ही इमरजेंसी खत्म हो गया था 1979 में, तो 1980 में मिनर्वा मिल वर्सेस भारत सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया और उन्होंने कहा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड। मतलब जो 1973 में उन्होंने कहा था वही चीज या उसी चीज को उन्होंने फिर असर्ट किया, और वो क्या कहा कि पार्लियामेंट का जो अधिकार है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो असीमित नहीं है, वो मतलब वो लिमिटेड है। मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कमजोर नहीं कर सकता है, मतलब इमेस्कुलेट नहीं कर सकता है, एक वर्ड है इमेस्कुलेट, माने कमजोर नहीं कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने 42वें संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 4 और 55 जो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मैंने खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी को एसर्ट किया। इसके अतिरिक्त अभी आपने देखा होगा एंटी डिफेक्शन बिल राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसके उपबंध क्या था कि अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ करके आता है, अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि भाई अगर पार्टी में डिवीजन होता है और संसदीय दल में अगर 1/3 सदस्य अलग पार्टी बनाते हैं और फिर उसके बाद में अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो तब कोई एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जितने भी सदस्य जो राज्य असेंबली में या लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे उपबंध हैं और उसको उन्होंने क्या किया, 10th शेड्यूल में रख दिया। 10th शेड्यूल में रखने का क्या मतलब हुआ, यदि आपको मालूम हो तो जब भारत का संविधान बना था तो केवल 8 शेड्यूल था, अनुसूची। अभी आज की तारीख में 12 शेड्यूल हैं। और जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, जिसको आप देखिएगा, पंचायत राज व्यवस्था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें शेड्यूल 11 में जो जिला पंचायत है उसके बारे में शेड्यूल उसमें एंट्री किया गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो कुल 18, उसको शेड्यूल 12 में रखे गए। तो इस तरह से कुल 12 शेड्यूल है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ को उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में 10वें शेड्यूल में रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, माने इट विल बी द बियॉन्ड ऑफ द परव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, माने जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी 1974 के बाद से जो भी कानून बनाए गए हैं या संशोधन किए गए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। और भले ही आप किसी शेड्यूल में रखें, उससे कोई जो सुपीरियर जुडिशियरी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उन्होंने वो अपने पास में अक्षुण्ण रखा। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं
कि जो ये लाइन जो है, जो स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर, तो ये सही है। मिनर्वा केस में एक लाइन और बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 14, 19, 21 और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मतलब प्राइमेसी में रखा गया था। उसको उन्होंने क्या है, मतलब जो आर्टिकल 14, 19, 21 और 31, लेकिन मिनर्वा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म किया और उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स शुरू से ही इन्फोर्सिबल रहा है, मतलब उसको किसी प्रकार के हनन होने पर लोग आर्टिकल 32 के तहत में या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत में रीट पिटीशन दायर करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक सिद्धांत कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब उसके लिए आप रीट पिटीशन कोर्ट में दायर नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो उन्होंने जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा कि यदि आर्टिकल 39 बी और सी, 39 और बी और सी दोस्तों क्या है कि जिसमें कि राज्य को निर्देशित किया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संग्रहण एक जगह माने कुछ लोगों के पास में इकट्ठा नहीं हो, नंबर एक। और दूसरा, राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करेगा जिसमें कि उसे जो बहुत ज़्यादा जो असमानता है, मान इनइक्वालिटीज है, उसको कम करने का प्रयास करेगा ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का पर्याप्त साधन मुहैया हो सके। ये दो पॉइंट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जब 39 बी और सी की बात आएगी तब वो उसका जो स्थान रहेगा, अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन लाया जाता है जिसमें कि इस बात को माने आर्टिकल 39 और बी और सी को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स का अधिकार माने ताकत मतलब कम होगा, मतलब राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 39 और 20 बी और सी की प्राइमेसिक रहेगी, माने प्राथमिकता रहेगी। लेकिन बाकी धाराओं के या बाकी उपबंधों के इंप्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन के लिए फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है और हमेशा सुप्रीम रहेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 39 बी और सी के लिए जो किया, वो इसीलिए किया कि जो देश में जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, संविधान और यहाँ के जितने भी लीडर हैं वो संघर्षरत हैं पिछले 70 साल से, तो आर्थिक और सामाजिक आज़ादी और साथ साथ डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र की स्थापना हो सके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के जो निर्णय थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में इसलिए बता दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अभी जो आप जो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है और आज की तारीख में ये स्थिति ये है कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी like the British Parliament. Parliament can't do everything. जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में बताया जाता है कि वो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती है, बाकी सारे काम कर सकती है, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमारे देश में जो सार्वभौम सत्ता है मतलब सॉवरेन बॉडी है, सॉवरेंटी है, वो कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निहित है, भारत के संविधान में निहित है। और इसी भारत के संविधान से जो संविधान के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, माने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं।
तो दोस्तों, इस तरह से आपको जवाब इसका लिखना होगा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और पार्लियामेंट जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके हिसाब से चलना होता है भारत में।